तो गटर के पानी से हो रही मौतों ने इंदौर की छवि को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके माथे पर पिछले 8 साल से देश का सबसे साफ शहर होने का तमगा टंगा हुआ था। उस शहर में जनता की जान को ठेंगे पर रखने वाले भ्रष्ट सिस्टम की भयानक गंदगी सामने आ गई, जिसे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत ने कई परतों में छिपा कर रखा हुआ था। भागीरथपुरा में लगातार हो रही मौतों के बावजूद पहले पूरे मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश की गई, और जब मौतों की बढ़ती संख्या के कारण मामला हाथ से निकल गया तो अब मगरमच्छ वाले आंसू बहाने का दौर शुरू हो गया है, ताकि अपनी अपनी गर्दन बचाई जा सके। क्लियर कट में आज इसकी हर परत खोलूंगा, बताऊंगा कि जनता को गंदे पानी के सप्लाई के पीछे कैसी लापरवाही और कैसा करप्शन का खेल चल रहा था, और इस मामले में मीडिया के सवालों को दबाने की कोशिश करने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्यों बड़े सवालों में घिरे हुए हैं। यह भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले पर लीपापोती की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। पहले आपको सुनाते हैं कमल बघानी का एक बयान, जो उसी भागीरथपुरा के पार्षद हैं जहां गंदे पानी से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आगे हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, कुल कितनी डेथ अभी तक हुई है, कंफर्म आंकड़ा क्या है? आज 8 दिन हो गए उस घटना को हुए, और दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है। हमारे क्षेत्र के घर के चिराग जल गए, कई लोगों के घर पे साए उठ गए हैं, कई माता बहनें चली गई है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले शुक्रवार से आज तक में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी एक डेथ हुई है जो गीताबाई की, तो उनको मिला के ये आंकड़ा है या अभी और भी संख्या बढ़ सकती है? ये मिला के है। अच्छा, तो ये आंकड़ा सर इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि पहले 4 मौत, फिर 8, फिर 10, अब 15, ये कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, डेथ भी लगातार हो रही है, एक साथ 14 डेथ नहीं हुई है, कभी 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो आंकड़ा बढ़ता गया। और कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि हम में नहीं है। मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ, जहाँ लोग हैं वो हमारे अपने हैं, उनके घर घर संबंध है हमारे। कोई जाता तो हमको तत्काल पता लग जाता है। स्वास्थ्य विभाग का अपना तौर तरीका है, जिसको उनके पास आता है कोई व्यक्ति, इलाज होता है, इलाज में के दौरान अगर कोई डेथ होती है तो उसको वो डेथ मान लेते हैं। तो बीजेपी पार्षद कमल बाघानी नवभारत के कैमरे पर गंदे पानी से 15 लोगों की मौत की बात कबूल रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट की सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट रखी है वो आपको चौंका देगी, एक बार की हैरान कर देगी कि आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। सरकारी रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि गंदा पानी पीने की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा सिर्फ 4 है। इंदौर में हाईकोर्ट की बेंच की सुनवाई, मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने वहां दावा किया कि सिर्फ 4 मौतें हुई है गंदे पानी की वजह से। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में अब बड़े पैमाने पर लीपापोती का खेल शुरू हो गया। 31 दिसंबर के दौरे के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि आधिकारिक तौर पर 4 मौतें हुई। सीएम के बयान के 4 घंटे बाद इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि आधिकारिक तौर पर मौतों की संख्या 7 है। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मौत का आंकड़ा 7 से 9 तक होने का दावा किया। और भागीरथपुरा के बीजेपी पार्षद जो कह रहे हैं कि मेरे तो हर घर में रिश्ते हैं, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, कहीं से एक आदमी भी हॉस्पिटल जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि मैं तो यहां का लोकल आदमी हूं, मैं पार्षद हूं। वो कमल बाघानी कह रहे हैं कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सोचिए कि इसमें से किसका आंकड़ा सही माना जाए। वो आंकड़ा जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनके वकील हाई कोर्ट में बता रहे हैं 4, या वो आंकड़ा जो मोहन यादव कह रहे हैं, या वो आंकड़ा जो कैलाश विजयवर्गीय कहते रहे, या वो आंकड़ा जो उनका लोकल पार्षद, जिस इलाके में मौतें हो रही है भागीरथपुरा में, वहां का पार्षद कह रहा है 15। इन्हीं अलग अलग दावों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब संज्ञान ले लिया है और इंदौर नगर निगम और एमपी सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस गंदे पानी से हुई मौतों को छिपाने का आरोप लगाकर एमपी सरकार को घेर रही। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इंदौर नगर निगम के सामने घंटा लेकर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जनता की तकलीफ देखकर अब उन्हें नींद नहीं आ रही। जरा सुनिए किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है
इंदौर में। कैसे सो सकती है? इंदौर हमारा शहर है। इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा। तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो सोने का तो काम नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा से तो विधायक हैं ही, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री हैं। उन पर एमपी के शहरों के विकास की पूरी प्लानिंग का जिम्मा है, उसकी बजटिंग का जिम्मा है। और अब यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत भागीरथपुरा की जनता लगातार करती रही, करीब 2 महीने से कर रही थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 महीने पहले से उन्होंने इस बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया था, गुहार लगाना शुरू कर दिया था, किसी ने उनकी सुनी ही नहीं। उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया गया। जिस अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, भागीरथपुरा के बीजेपी पार्षद कमल बाघानी, जो कि उस समय मौके पर मौजूद थे और उस समय उनकी बोली अलग थी, अब उनकी भी कैसे बोली बदल चुकी है वो भी देखिए। कमल बाघानी कल तक विधायक कैलाश विजयवर्गीय को स्कूटर पर बिठाकर भागीरथपुरा में घूम रहे थे और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का चेक थमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी मुद्दे पर अब उनकी एक चिट्ठी सोशल मीडिया में सामने आ गई और इस चिट्ठी में पार्षद कमल बाघानी ने भागीरथपुरा सीवर वाटर कांड का पूरा ठीकरा नगर निगम के अफसरों पर फोड़ दिया। मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, वो उसकी आपको कॉपी में दिखा रहा हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो चिट्ठी है जिसमें भागीरथपुरा में पानी की नई पाइपलाइन बिछाने को लेकर उन्होंने शिकायत की थी और इस चिट्ठी के मुताबिक 12 नवंबर 2024 को इसकी फाइल तैयार हो गई थी। आप सोचिए, 12 नवंबर 2024 यानी कि 1 साल, मतलब यूं समझिए कि 13 महीने पहले। और नगर निगम के अफसरों ने पहले तो 7 महीने तक इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जब मामला बढ़ा तो 30 जुलाई 2025 को पहला टेंडर जारी किया गया और उसके बाद टेंडर जारी होने के बाद भी काम को समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि ये जो पुराने सीवर के पाइप थे उसमें लीकेज शुरू हो गया और सीवर का पानी पीने के पानी वाले पाइप से जा मिला और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला कि सैकड़ों लोग बीमार हो गए, कई लोगों की जान चली गई और आप देख रहे हैं वो सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो भागीरथपुरा में पानी के जिस सप्लाई पाइपलाइन को बदला जाना था वो 28 साल पुराना था और उसे प्राथमिकता के आधार पर बदल दिया जाना चाहिए था। अब तक 2022 में इस पर चर्चा हुई थी, 2022 में, और ये 2026 आ गया। पाइप बदलने का प्लान भी उसी समय बन गया था, लेकिन प्रस्ताव की फाइल तैयार होने में 1.5 साल लग गए और फिर उसको हरी झंडी मिलने में 8-9 महीने और लग गए। और जब हरी झंडी मिल गई तो मामला अफसरों ने अटका दिया। सवाल यह है कि जिस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल है, जिस शहर के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और जिस शहर के विधायक कैलाश विजयवर्गीय शहरी विकास मंत्री हैं और उस इलाके के विधायक हैं जहां से सीवर मिलाए पानी का लाइन, पानी की सप्लाई हो रही थी जिस इलाके में, फिर भी वहां इतनी जरूरी फाइल आखिर किसने अटकाकर महीनों तक रखी? और अगर इतने वीआईपी इलाके की फाइल अगर ऐसे अटकाई जा सकती है, रोकी जा सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश के बाकी शहरों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बीजेपी पार्षद कमल बाघानी ने इस पर पहले हल्ला क्यों नहीं मचाया? जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, अब पहले भी तो लिख सकते थे। उन्होंने सीएम से तब क्यों नहीं शिकायत की जब महीनों से गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा था? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कमल बाघानी की जो शिकायती चिट्ठी है जिसकी कॉपी हमने आपको दिखाई, वो 30 दिसंबर की तारीख उस पर पड़ी हुई है, 30 दिसंबर 2025 की। हैरानी की बात यह है कि इस चिट्ठी में उन्होंने भागीरथपुरा में बीमारी फैलने की तारीख 29 दिसंबर बताई है, जबकि 24 दिसंबर से ही अस्पतालों में गंदा पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे थे और उनका तांता लगा हुआ था अस्पतालों में। 26 दिसंबर को तो वहां पहली मौत हो गई थी और ये गंदा पानी महीनों से आ रहा था, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी 30 दिसंबर को।
और 29 दिसंबर की तारीख उन्होंने डाली है, बताई है, जब गंदा पानी आने की शुरुआत हुई, जबकि 26 दिसंबर से लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। आप सोचिए खुद कि किसकी गर्दन बचाने की कोशिश हो रही है। हकीकत तो यह है कि भागीरथपुरा में कई महीने से गंदा पानी आ रहा था और लोग लगातार इसकी शिकायतें कर रहे थे, फिर भी उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा 2 तस्वीरें हैं, उस पर गौर करिए। एक तरफ जनता गंदा पानी पीकर मर रही है और नेता ये गंदा पानी क्यों आ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए जब बैठते हैं तो उनके सामने मिनरल वाटर की जो है वो बोतल रखी जाती। सोचिए, ये 2 तस्वीरें देखिए और समझिए कि लोगों की संवेदना जताने के लिए के नाम पर वो चाहे जो भी कर लें, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि एक तरफ वो खुद तो मिनरल वाटर पी रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो लोगों के घरों में गंदा पानी महीनों तक जाता रहा और किसी ने इसकी कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की। और इसी बात पर अब बीजेपी की ही सीनियर लीडर उमा भारती सवाल उठा रही। अब सोचिए, ऐसे में कोई भी कहेगा ना कि भागीरथपुरा में लोगों से संवेदना जताने बीजेपी के नेता निकल रहे हैं और वो मिनरल वाटर की बोतल खोल रहे हैं, ये भागीरथपुरा के लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा। और यही बात उमा भारती कह रही। तो जहरीले पानी मामले में पहले सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। 4 दिन बाद पहले सैंपल की रिपोर्ट आई और पानी में किस किस तरह के कीटाणु पाए गए, कैसे कैसे बैक्टीरिया पाए गए, इसमें हैजा फैलाने वाले घातक जीवाणु मिले हैं। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है उसमें उन्होंने खुद पुष्टि की। कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। क्योंकि आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। तो ये है भागीरथपुरा में हुई मौतों की असली तस्वीर। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता भी कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सीएम मोहन यादव तक से अब सीधे सवाल पूछ रहे हैं। और हमने उमा भारती के बारे में आपको बताया कि उन्होंने एक्स पर ट्वीट पोस्ट किया और उन्होंने यही सवाल पूछा कि भाई ये लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है। और ये सवाल, इस सवाल का हल जवाब तब तक जब तक नहीं मिल जाता है तब तक खुद मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जो इस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए हैं वो इतनी आसानी से बच के निकल नहीं सकते, क्योंकि ये सैकड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है जिसको उन्होंने महीनों तक दरकिनार करके रखा और अब उस पर लीपापोती की कोशिश की जा रही है। क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर अब ऐसी कौन सी स्ट्राइक हुई है जिससे पड़ोस का मुल्क एक बार फिर से बिलबिला गया है। तो वैसे तो अभी दिसंबर गुजरा है और हाड़ कपाने वाली जनवरी की शुरुआत हुई है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों को सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, पहले जरा उसकी एक झलक दिखा देते हैं और उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। तो पाकिस्तान में इन दिनों ऐसी ही बहस हो रही है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर कराची के स्टूडियो में बैठे पत्रकार सब नीलम और झेलम के गाने गा रहे हैं, नगमे गा रहे हैं। जनवरी की सर्दी में पाकिस्तानियों को जून की गर्मी में गला सूखने का मंजर नजर आ रहा है। और पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। किश्तवाड़ में चेनाब नदी पर दुलहस्ती प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को मंजूरी दी गई और इस प्रोजेक्ट के जरिए
260 मेगावाट बिजली बनानी है और इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इसी नदी पर बनाने की मंजूरी दी गई थी। यानी कि बहुत ही कम समय में 2 नए प्रोजेक्ट को चेनाब पर मंजूरी मिल गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया और उसके बाद से पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा। दुलहस्ती प्रोजेक्ट के फेज 2 को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई। तो पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि हमें कुछ नहीं बताया गया। वैसे वही पाकिस्तानी हैं जो सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद एक सुर में गा रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा, मिसाइलें चलेगी। अगर भारत ने पानी रोक दिया तो इसी सिंधु में भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। लेकिन अब आतंकी मुल्क की सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। पाकिस्तानी पानी के भीख मांग रहे और पाकिस्तान को लेकिन स्पष्ट बता दिया गया है कि हम तुम्हें पानी दें और बदले में तुम आतंकवाद फैलाओ। अब यह बिल्कुल नहीं चलने वाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कट कह दिया है कि भारत अपने फैसले किसी के कहने से नहीं बल्कि खुद लेता है अपनी जरूरतों के हिसाब से। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अब उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है जिसे वो बेहतर तरीके से समझता है और इसीलिए पड़ोस के मुल्क में बहुत जबरदस्त बेचैनी है। वैसे दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और बातें आपको मैं बता दूं। असल में एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि नदियों के प्रवाह में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं पैदा की जाती, उसके पानी को रोके बगैर बिजली तैयार की जाती है। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने एक रिपोर्ट इस पर भेजी है जिसमें कि और भी जानकारी है, जरा वो भी देखिए। इसकी कुल लागत 3200 करोड़ बताई जा रही है। ये 260 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो जनरेट करने जा रहा है। इससे पहले जो दुलहस्ती स्टेज 1 प्रोजेक्ट था वो 390 मेगावाट का प्रोजेक्ट था और जो 2007 में ऑपरेट हुआ था। लेकिन अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरीके से स्थगित है और ऐसे में भारत की तरफ से लगातार उन तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जा रही है जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान की वजह से या तो अड़ंगे लगाए जाते थे या फिर कई बार रोकने की कोशिश की जाती थी। तो वैसे देखा जाए तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसमें कि पानी को किसी बड़े डैम में रोका नहीं जाएगा बल्कि नदियों के लेवल में जो उसके जो अंतर होता है उसका फायदा उठाकर और जो पानी की जो धार है उसके जरिए टरबाइन को चलाया जाता है और विद्युत पैदा की जाती है। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई डैम बनाया जाएगा और भारत वहां पर पानी रोक लेगा। फिर भी पाकिस्तान, जैसा कि उसकी आदत रही है, बेवजह माहौल बना रहा और इन नदियों के पानी पर जो भारत का वाजिब हक है उस पर भी सवाल उठा रहा और वो एक लंबे समय से ऐसा करता रहा। फर्क बस इतना है कि पहले भारत पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी में फंस जाता था लेकिन अब उसका कोई लोड नहीं लिया जाता। चिनाब पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के लिए पानी का सबसे अहम स्रोत। पाकिस्तान की 80% खेती इसी नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत इसी तरह अगर अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करता रहा, फैसले लेता रहा, तो आने वाले दिनों में इस नदी पर और जो बाकी जो नदियां हैं जो उसके खाते में डाली गई सिंधु जल समझौते के तहत, उस पर और परियोजनाएं शुरू कर सकता है। इसीलिए इस्लामाबाद के हुक्मरान सिंधु समझौते की दुहाई दे रहे हैं। अब सिंधु समझौता क्या है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन संक्षेप में एक बार फिर से बता दूं कि पंडित नेहरू ने 1960 में पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और समझौते के जरिए सिंधु नदी का जो पूरा वाटर सिस्टम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 80% पानी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया।
एक्सपर्ट की सलाह को दरकिनार करके पंडित नेहरू ने पाकिस्तान की लगभग सारी शर्तों को कबूल कर लिया था और इस शर्त पर भी साइन कर दिया था कि इस समझौते में कोई बदलाव कभी नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसी शर्त किसी संधि में होनी नहीं चाहिए। नेहरू यहां तक मान गए थे कि नदियों पर बने बांधों की गाद की जो सफाई है वो भी पाकिस्तान से पूछे बिना नहीं की जाएगी। पाकिस्तान इन नदियों से नहर निकाल सके, भारत के खजाने का मुंह भी इसके लिए खोल दिया गया था और पाकिस्तान ने इसके लिए 62 करोड़ पाउंड की मांग की थी, जबकि नेहरू जी ने सदाशयता दिखाते हुए पाकिस्तान को 83 करोड़ पाउंड दिए, यानी कि जितना पाकिस्तान ने मांगा था उससे भी 30% ज्यादा। और स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंधु जल समझौते का वही दस्तावेज आप देख रहे हैं। इसमें 62 करोड़ पाउंड की रकम का जिक्र आपको दिख रहा होगा, लेकिन दरियादिली दिखाते हुए नेहरू जी ने 83 करोड़ पाउंड दिए और आज की तारीख में जो करीब 5,500 करोड़ रुपए के बराबर है। ये वो रुपए थे जिसे अगर तब जम्मू कश्मीर में नहरों का जाल बिछाने पर खर्च किया जाता तो 60 के दशक में ही जम्मू कश्मीर के किसानों की कमाई 2 से 3 गुना बढ़ गई होती। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बड़े पैमाने पर किसानों का भला हो जाता। दूसरी बात यह है कि समझौते की आड़ में भारत के हर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान कैसे अड़ंगा लगाता रहा। यह बगलिहार प्रोजेक्ट के पूर्व चीफ इंजीनियर एक बार क्या कह रहे हैं इस बारे में जरा उनको सुनिए। पाकिस्तान हमारा एक्चुअली एज पर इंडस वाटर ट्रीटी हमें डीपीआर सबमिट करनी पड़ती थी और डीपीआर वो उसका अप्रूवल के लिए सालों साल लेते थे और उसमें ऐसी इरेलेवेंट सी क्वेरीज लगा लेते जो टेक्निकली जस्टिफाइबल नहीं होती थी और प्रोजेक्ट डिले होते थे। फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमारे उनका इंडस वाटर ट्रीटी के जो कमीशन के लोग आते थे वो भी टेक्निकली इरेलेवेंट क्वेश्चन रेज करते थे। बेसिक मोटिव उनका यही रहता था कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कमीशन नहीं हो। तो यह भी जानिए कि जब सिंधु जल समझौता लागू किया गया था तब पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी पर अधिकार दिया गया था, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर, यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था, जबकि भारत के हिस्से में इन नदियों का सिर्फ 20% पानी आता था। लेकिन अब दौर बदल चुका है और अब पाकिस्तान का पानी एक तरीके से उस पर लगाम लगाने की तैयारी हो चुकी है। सिंधु और चेनाब नदी के साथ ही रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भारत ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जब भी अब हमारी जरूरत जैसी भी होगी, हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो सिंधु वाटर सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी नदियां हैं उस पर हम आगे भी अपने प्रोजेक्ट अपने हिसाब से तैयार करते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कैसे यूरोप के कई शहरों में दहशत की एक बड़ी वजह बन गया। तो दुनिया भर में जबरदस्त और शानदार स्वागत के साथ नया साल दस्तक दे चुका है, लेकिन इस बार यूरोप के कई देशों से जैसी तस्वीरें सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। यूरोप के कई शहरों में नए साल का जश्न जैसे जंग में तब्दील हो गया और जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो एक बार ये हैरान है कि आखिर इस यूरोप को हो क्या गया है। तो सड़कों पर खतरनाक आतिशबाजी, पुलिस पर हमले, पेट्रोल बम से आगजनी, ये सारी तस्वीरें उन देशों की है जिन्हें दुनिया आधुनिक और तरक्की पसंद देश होने का तमगा देती है। ये सब यूरोपीय शहर जहां नए साल का जश्न अलग ही रंग में दिखाई दिया। नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इन देशों में इस बार जो नए साल का जो जश्न था, जो उसका सेलिब्रेशन था, उसकी जैसी तस्वीरें सामने आई, ऐसी तस्वीर शायद पहले कभी नहीं दिखी। सबसे पहले आपको नीदरलैंड की तस्वीरें दिखाते हैं। नए साल के मौके पर नीदरलैंड के कई शहरों में दंगे जैसे हालात। एम्स्टर्डम से लेकर हेग तक जमकर आगजनी की। सड़क पर उपद्रवी आतिशबाजी करते रहे, रिहायशी इलाकों और अपार्टमेंट को टारगेट कर बम और रॉकेट दागते रहे, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। और इसी आग में 150 साल पुराना चर्च भी जलकर खाक हो गया। ये चर्च 1872 में बना था और एम्स्टर्डम के सबसे बड़े पार्क में मौजूद था और इस चर्च को देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते थे। लेकिन आतिशबाजी के बाद चर्च की कैसे लपटों से घिर गया, उसकी तस्वीरें आप देखिए।
आग सबसे पहले चर्च की छत पर दिखाई दी और देखते ही देखते चर्च की ऊंची मीनार पूरे उसकी लपटों के चपेट में आ गई। लकड़ी से बनी पुरानी इमारत होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और थोड़ी ही देर में चर्च की पूरी मीनार भरभरा कर गिर गई। बात इतनी नहीं है, नए साल के मौके पर नीदरलैंड कैसे सुलगता रहा, जरा इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। और ये एक शहर या एक इलाके की बात नहीं है, नीदरलैंड के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों घायल हैं। पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही नीदरलैंड की सरकार आतिशबाजी पर बैन लगाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि नए साल के मौके पर आतिशबाजी की आग में सुलगने वाला देश सिर्फ अकेला नीदरलैंड नहीं है। नीदरलैंड के पड़ोसी बेल्जियम में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। राजधानी ब्रसेल्स में कई जगह उपद्रवी रात भर सड़कों पर हंगामा काटते रहे और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी हमला किया गया। अकेले ब्रसेल्स में 150 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। नए साल के मौके पर जर्मनी भी हिंसा की आग से जलता रहा। राजधानी बर्लिन समेत जर्मनी के कई शहरों के लिए नए साल का जश्न मुसीबत का सबब बनकर सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर खुलेआम आतिशबाजी करती रही। उपद्रवी खास तौर से घरों की तरफ रॉकेट दागते रहे, जिससे कई जगहों पर गाड़ियों में आग लग गई, कई इमारतों में आग लग गई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने सड़क पर लगाई गई कुर्सियों और डस्टबिन तक को पेट्रोल डालकर फूंक डाला। हालात ये थे कि कई जगह पर लोग घरों में डूबके रहे और ये तब हुआ जब अकेले बर्लिन में सुरक्षा के लिए 4500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जर्मनी के कई शहरों में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। बर्लिन की पुलिस ने 500 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूरोपीय देशों में हिंसा और आक्रामकता की जो घटनाएं हैं वो आखिर इस तरीके से क्यों बढ़ रही हैं? हालांकि इन शहरों की पुलिस ने अभी तक उपद्रवियों की पहचान को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यूरोप में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसके पीछे बढ़ते प्रवासियों की जो संख्या है वो एक बहुत बड़ी वजह है। पिछले 10 साल के दौरान यूरोप के कई देशों में लाखों शरणार्थी पहुंचे, जिनमें ज्यादातर सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों से। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्धग्रस्त देशों से आए लोग मानसिक तौर पर कम स्थिर और ज्यादा आक्रामक होते हैं, जो कई बार यूरोप की सड़कों पर इनकी आक्रामकता दिखाई दे जाती है। नीदरलैंड से लेकर जर्मनी तक नए साल के मौके पर जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर यूरोप की पहचान पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जश्न के नाम पर इस तरह के उपद्रव की इजाजत और लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में सही ठहराया नहीं जा सकता। उम्मीद है कि मौके बेमौके भारत को ज्ञान देने वाले, सवाल उठाने वाले यूरोपीय देश ऐसे हादसों से सबक लें।